अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बाकी हाफ आज हम इसको कंप्लीट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। तो हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने इसको ख़त्म किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या इसमें देखा था, कुछ डेफिनेशंस देखी थी इस चैप्टर में, कुछ टर्म्स देखी थी, और इसके अलावा हमने ऑर्गेनाइजेशनल थीरीज देखी थी, ठीक है। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं और शेयर्ड गवर्नेंस क्या होती है। तो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो फोर हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारे पास है सर्विस लाइन स्ट्रक्चर, सेकंड और थर्ड हमारे पास है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, और फोर्थ पे हमारे पास है पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है। इन सबको हमने आज डिस्कस करना है कि क्या डेफिनेशन है, क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी इम्प्लॉयज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी हॉस्पिटल के, तो उसमें जो इम्प्लॉयज होते हैं उसको इसकी हम ग्रुपिंग कर देते हैं डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। उनकी स्पेशलिटी की बेस पे या फिर उनके फंक्शन की बेस पे। अब इसके नाम से शो हो रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं, इम्प्लॉयज की ग्रुपिंग कर देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, किस बेसिस पे, उनके फंक्शन की बेस पे और स्पेशलिटी की बेस पे, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि नर्सिंग डिपार्टमेंट है, उसके बाद हमारे पास फार्मेसी डिपार्टमेंट है, ठीक है, डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है। तो ये हमारे पास जो है वो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं एम्प्लॉयज को ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी और देयर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल हमें दी हुई है स्पेशली नर्सिंग स्ट्रक्चर की, फंक्शनल नर्सिंग स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है कि जो भी सारी नर्सिज है ना, वो सारे अपने टास्क परफॉर्म करती हैं और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि इस स्ट्रक्चर का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है उसमें सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या डिफरेंस होता है सेंट्रलाइज्ड में और डिसेंट्रलाइज्ड में। तो यहाँ पे आपने एमसीक्यू याद रखना है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज होती है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसके कॉन्स हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया हुआ है कि एक तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि जो भी वहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज होते हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं, क्लोजली वर्क कर रहे होते हैं अपना अपना, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है ना, वो लिमिटेड होती है इसमें। ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। जैसे कि अब फार्मेसी डिपार्टमेंट अलग है, लेबोरेटरी अलग है, तो जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे ना उनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है ना वो लिमिटेड होती है इस स्ट्रक्चर में। उसके अलावा इसमें मैंने आपको बताया कि जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज होती है। तो इसमें इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसमें जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है उसका मैंने आपको बताया था कि एक ही मैनेजर के ऊपर या एक ही टॉप एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर सारा बर्डन होता है, उसने डिसीजन लेने होते हैं। तो इसमें जो है वो सिंगल मैनेजर जो है वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें ये हमारे पास इसका ड्रॉबैक है, उसके ऊपर काफी बर्डन आ जाता है। वो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास था फंक्शनल स्ट्रक्चर। पहले आपने डिफाइन करना है, उसके बाद आपने कोई एग्जांपल है तो वो दे देनी है, और साथ में आपने इसका एडवांटेज बताना है और डिसएडवांटेज बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सर्विस लाइन स्ट्रक्चर। अब सर्विस लाइन स्ट्रक्चर जो है वो ये मोस्ट कॉमन है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। मोस्ट कॉमन इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टुडे आर सर्विस लाइन स्ट्रक्चर्स। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट लाइन और सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें हम ना पेशेंट की कंडीशन की बेस पे जो है वो डिवाइड कर देते हैं सर्विसेज को, ठीक है। सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द पेशेंट विद स्पेसिफिक कंडीशंस। जैसे कि अब हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके बाद कार्डियोलॉजी है, बर्न यूनिट है, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है। तो हमारे पास ये डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ उनको, पेशेंट की कंडीशन की बेस पे, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे हमने सर्विसेज को डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सर्विस लाइन स्ट्रक्चर। ये आपने नाम से याद रखना है, सर्विस लाइन मीन सर्विसेज की बेस पे, ठीक है। इसके बाद ये आपने ऐसे ड्रॉ कर देना है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका हमारे पास क्या यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है कि ये हम कब यूज करते हैं सर्विस लाइन स्ट्रक्चर। ये ज्यादा प्रेफर करते हैं हम जब हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज होती है, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में इस स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है।
उसके अलावा अब इसके अगर हम देखें इसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो यहाँ से आपने ये वाले इन लिस्ट करने हैं जो मैंने यहाँ साइड पे लिखे हुए हैं। ये आपने भी अपनी बुक के ऊपर ऐसे लिख लेने हैं। सबसे पहले इसका क्या एडवांटेज है कि इसमें फोकस्ड कोऑर्डिनेटेड पेशेंट केयर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसमें स्पेशलाइज्ड उसकी सर्विसेज की बेसिस पे हमने डिवाइड किया होता है पेशेंट्स को, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में। तो इसमें स्पेशलिटी जो है ना, स्पेशलाइज्ड केयर दी जा रही होती है पेशेंट्स को, फोकस्ड केयर दी जा रही होती है। तो इससे क्या होगा, बेटर आउटकम्स आएंगे, ठीक है, क्वालिटी केयर इंप्रूव होगी पेशेंट्स की। उसके अलावा टीम वर्क इसमें होता है और क्लियर अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि जो भी पर्सन जो भी हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ना किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो जो भी अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसका अकाउंटेबल है, उसका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अपने एक्शंस का, अपने ड्यूटीज का। उसके अलावा क्या है, इसमें हाई स्टाफ स्पेशलाइजेशन है। क्योंकि इसमें हमने डिवाइड कर दिया है उसको पेशेंट्स को, तो हमने उन पेशेंट्स की बेस पे जो हमारा स्टाफ होगा वो उसी से रिलेटेड होगा, स्पेशलाइज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाई स्टाफ स्पेशलाइजेशन होती है। उसके अलावा हमारे पास इसके जो डिसएडवांटेजेस है ना, वो क्या क्या है, इसमें सबसे पहले है रिसोर्स डुप्लीकेशन। मतलब कि हमें हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए, अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए जो वो इसका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हमें पड़ती है, कि इसमें हमें डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर होते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट। तो इसमें रिसोर्स डुप्लीकेशन होती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान में, जैसे कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो लिमिटेड हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टाफ। वो कैसे होती है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं। तो जो कार्डियोलॉजी के होंगे वो वहीं पे स्टाफ जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करेगा, जो ऑन्कोलॉजी का है वो वहीं पे करेगा। तो इसमें जो स्टाफ की फ्लेक्सिबिलिटी है वर्किंग की वो लिमिटेड होती है, ठीक है, लेस होती है। उसके अलावा कैन बी कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो हम यूज करते हैं ना लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसमें इसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये आपने ऐसे ही यहाँ पे इनलिस्ट कर देने हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये सारा इसके अंदर वही लिखा हुआ है, इसको मैंने अलग से पॉइंट्स बना के यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर है ना वो क्या है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें दोनों जो हमने पढ़े हैं स्ट्रक्चर्स, सर्विस लाइन भी और फंक्शनल भी, दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों मिक्स होते हैं, उनका मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दी हुई है कि अ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट मतलब कि सर्विस लाइन, ठीक है। एक ही मैनेजर होता है और दोनों का वो रिस्पॉन्सिबल होता है, दोनों स्ट्रक्चर्स को मैनेज कर रहा होता है, सर्विस लाइन को भी और फंक्शनल को भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नर्स मैनेजर फॉर द ऑन्कोलॉजी क्लिनिक मे रिपोर्ट टू वाइस प्रेसिडेंट फॉर नर्सिंग एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर आउट पेशेंट सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि एक नर्स मैनेजर हमारे पास ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का, ठीक है, उसको कोई ना कोई इशू आ गया, उसने आगे रिपोर्ट करना है, तो वो दो डिपार्टमेंट्स को जो है वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है। एक तो नर्सिंग का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और जो आउट पेशेंट जो ओपीडी डिपार्टमेंट है उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है ना उसको भी रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये डबल बर्डन आ जाता है इसके अंदर। ये भी आपको यहाँ से इसके पता चल गया होगा कि इसके क्या डिसएडवांटेज क्या वीकनेस हो सकती है। इसमें डुअल अथॉरिटी होती है एक मैनेजर के पास, ठीक है, क्योंकि उसने दोनों को देखना होता है, दोनों को मैनेज करना होता है, दोनों के इश्यूज को एड्रेस करना होता है, सर्विस लाइन के भी और ये वाला फंक्शनल स्ट्रक्चर के भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डुअल अथॉरिटी आ जाती है। इससे क्या होता है, जब डुअल अथॉरिटी होती है तो कंफ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, कंफ्यूजन डिवेल्प हो सकती है। और इसके अलावा इसमें हमें स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्किल्स चाहिए होती हैं, ताकि हम प्रॉपर मैनेज कर सकें दोनों डिपार्टमेंट्स को, फंक्शनल को भी और सर्विस लाइन को भी, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी ये तीन ड्रॉबैक्स होते हैं, तीन वीकनेस होती हैं, डुअल अथॉरिटी, उसके बाद कंफ्यूजन, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर होती हैं और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। ये आपने ऐसे इनलिस्ट कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट इसका स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक इसका होता है मेडिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पे नर्सिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सारा जो है वो वर्क कर रहा होता है, पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड कर रहा होता है, उसका मेन फोकस जो है पेशेंट केयर होता है, ठीक है। एक होता है मेडिकल डिपार्टमेंट और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपको पता है कि जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है, बजटिंग वगैरह, हायरिंग स्टाफ की और कॉस्टिंग वगैरह, जो जो भी सारा कुछ होता है इनका, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो दोनों स्ट्रक्चर जो है वो पैरेलल चल रहे होते हैं, पैरेलल काम कर रहे होते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट भी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी, ठीक है। इसको हम कहते हैं
पैरेलल स्ट्रक्चर। अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ इसकी वीकनेस होती हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर है ना वो लेस सक्सेसफुल होता है, ठीक है, लेस सक्सेसफुल होता है। अब इसके अगर हम देखें तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे पास अब जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, एक मेडिकल डिपार्टमेंट है वो ये चाहता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं ना उनको हम बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके अच्छी कॉस्ट उनको उनके ऊपर लगा के हम पेशेंट्स को बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट ये चाहता है। लेकिन जो हमारे पास है ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वो ये चाहता है कि हमारे पास जो है ना हमारा कॉस्ट कम से कम हमारी खर्च हो, ठीक है, कम से कम हमारे एक्सपेंसेस आए, ठीक है। और जो हमारे पास है मेडिकल डिपार्टमेंट वो ये चाहता है कि हमारे पास ज़्यादा स्टाफ हो, ज़्यादा अच्छा वर्क हो, ज़्यादा पेशेंट केयर जो है वो इम्प्रूव हो। तो इन दोनों में जो है ना वो कंफ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसकी और डिसीजंस होते हैं, और जो हमारे पास मेडिकल डिपार्टमेंट है उसकी और डिसीजंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के दरमियान में कंफ्लिक्ट आ सकते हैं, तो इसका एक ये डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है, इसलिए लेस सक्सेसफुल है। तो ये हमारे पास इसके चार इसके टाइप्स थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ये आपने ऐसे रीड करनी है और अंदर से इसके आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शेयर्ड गवर्नेंस, ठीक है। शेयर्ड गवर्नेंस क्या है, ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। ये हमारे पास एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेमोक्रेटिक क्या है, एक पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो नर्सिस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। नर्सिस को ये राइट दिया जाता है कि वो अपनी प्रोफेशन के हक में बोल सकें, ठीक है, अपनी वॉइस को रिप्रेजेंट कर सकें पूरे नर्सिंग कम्युनिटी की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है, इट इज़ अ नर्सिंग रिस्पॉन्स टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स दैट रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन इन हेल्थ केयर एजेंसीज, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि इसमें जो नर्सिस हैं वो उनको वॉइस दी जाती है कि वो अपने राइट्स के लिए अपनी जो डिसीजन ले सकें और आगे फर्दर हायर अथॉरिटीज की को प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसके ना कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कि उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है, शेयर्ड गवर्नेंस को। ये आपने यहाँ से करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट होने से प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहले क्या है, लैक ऑफ लीडरशिप। अगर एक हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, प्रॉपर मैनेजर्स जो हैं उनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो आगे कैसे बोल सकेंगे नर्सिंग नर्सिस के बारे में, ठीक है, हाई अथॉरिटीज को कैसे वो अपना जो है ना प्रॉब्लम डिलीवर करेंगे। तो इसमें लैक ऑफ लीडरशिप जो है पहला फैक्टर है जो कि इसको इम्प्लीमेंट होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ स्टाफ और मैनेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर्ड गवर्नेंस। मतलब कि जो मैनेजर्स हैं या जो स्टाफ है उनको पता ही नहीं है कि शेयर्ड गवर्नेंस क्या होती है, उनको नॉलेज ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर वो कैसे आगे जो है ना वॉइस बन सकती है नर्सिस की, ठीक है। उसके अलावा क्या है, द एब्सेंस ऑफ नॉलेजेबल मेंटोर्स, कि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेंटोर्स नहीं है, कोई प्रॉपर मेंटोरशिप हो तो आगे वो उनको गाइड करे और वो अपने हक में बोल सकें, ठीक है। तो इसमें भी एक ये भी फैक्टर आता है जो कि इसको इम्प्लीमेंट होने से प्रिवेंट करता है। तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि इसको प्रिवेंट करते हैं इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने से, ठीक है। ये हमारे पास थे कुछ ह्यूमन फैक्टर्स जो कि इसको प्रिवेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में बैरियर के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी सक्सेसफुल जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले है नॉन स्ट्रक्चर फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब कि अब जो ऐसे इसके ऑपोजिट आ गया कि एक जो भी स्टाफ है, जहाँ जो भी वहाँ के मैनेजर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो प्रॉपर उनको पता है क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, शेयर्ड गवर्नेंस क्या होती है उसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग है, पूरा उसको प्रोटोकॉल्स पता है, तो वो आगे जो है उनके जो इश्यूज है उनको आगे डिलीवर कर देगी, ठीक है, जो भी मैनेजर है या जो स्टाफ है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में, शेयर गवर्नेंस के बारे में। उसके अलावा टाइम अवेलेबिलिटी फॉर द मीटिंग्स, प्रॉपर टाइम चाहिए होता है इसमें, ठीक है, प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं जिसमें जो है एफर्ट्स करनी पड़ती हैं डिफरेंट स्टाफ को, मैनेजर्स को आगे अपनी वॉइस को प्रेजेंट करने में, ठीक है। उसके बाद स्टाफिंग सपोर्ट होनी चाहिए, स्टाफिंग सपोर्ट होगी मतलब कि यूनिटी होनी चाहिए स्टाफ के दरमियान में कि हमने मिल के जो है वो कोई ना कोई चेंज लाना है, कोई पॉलिसी डेवलप करनी है, कुछ इंप्लीमेंटेशन करनी है, तब जो है वो एक यूनिटी की फॉर्म में अपना जो मैसेज है वो आगे डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसकी सक्सेस पे अफेक्ट करते हैं। अगर ये सारे फैक्टर्स प्रॉपर होंगे तो ये सक्सेसफुल जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है शेयर गवर्नेंस का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आपने दो फैक्टर्स याद करने हैं, ह्यूमन फैक्टर्स जो कि इसको प्रिवेंट करते हैं इस मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन करने में, और एक होते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो कि इसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प आउट करते हैं।
तो ये आपने जस्ट डिफाइन करना है और ये फैक्टर्स कर लेने हैं। बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो नर्स है वो किस किस टॉपिक्स पे बात, किन के टॉपिक्स पे बात कर सकती है, ठीक है, शेयर्ड गवर्नेंस पे। लाइक वो अपनी वॉइस जो है वो आगे प्रेजेंट कर रही होती है ना डिफरेंट हायर अथॉरिटीज को। तो इसमें वो किस किस बारे में बात कर सकती है, पॉलिसी डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकती है, ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी केयर के बारे में बात कर सकती है, इंप्रूवमेंट, प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर सकती है। तो ये सारी नर्सेज जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं शेयर गवर्नेंस में इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, हेल्थ केयर सेटिंग्स। हेल्थ केयर सेटिंग्स कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमारे पास चार बेसिक टाइप्स हैं हेल्थ केयर सेटिंग्स की। एक है प्राइमरी केयर, ठीक है, उसके अलावा एक्यूट केयर, हॉस्पिटल्स, होम हेल्थ केयर, और लास्ट पे है लॉन्ग टर्म केयर, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर सेटिंग कौन सी होती है, ऐसी लोकेशन जहाँ पे पेशेंट को जो है वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, ठीक है। बेसिक सर्विसेज में क्या क्या, प्रिवेंटिव सर्विसेज आ जाती हैं इसके अंदर। ये आपने पढ़ा भी होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर, ठीक है। तो ये उससे रिलेट कर रहा है कि ऐसी लोकेशन जहाँ पे पेशेंट को बेसिक प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी केयर सेटिंग, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या दी हुई है, जैसे कि हमारे जो नेबरहुड क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, ये सारे जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिक प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है रिटेल मेडिसिन। रिटेल मेडिसिन क्या होती है कि जैसे डिस्पेंसरी नहीं होती, डिस्पेंसरी है या कोई ऐसा स्टोर है जहाँ पे माइनर इलनेसेस के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो है बेसिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो ये हमें टर्म जैसे ऐसे याद रखनी है कि यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, ये क्या होती है। ये हमारे पास यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि इट मीन्स गेटिंग बेसिक मेडिकल केयर एट अ स्टोर लाइक फार्मेसी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल और क्लिनिक। मतलब कि कोई भी हमारे घर के आसपास कोई क्लिनिक हो या कोई ऐसी डिस्पेंसरी हो, फार्मेसी हो, जहाँ पे बेसिक या लो एक्यूटी इलनेस को ट्रीट किया जाता हो, ठीक है। उनके बारे में जो है वो जो भी गाइड किया जाता हो, या जैसे कि इम्यूनाइजेशन वगैरह है या स्कूल फिजिकल वगैरह जो भी इनके प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो सेटिंग है वो है एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स, ठीक है। एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स जो है वो एक्यूट का मतलब है शॉर्ट टाइम के लिए जहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इसकी भी आगे क्लासिफिकेशन है। एक होती है हमारे पास जनरल और एक होती है स्पेशल केयर, ठीक है। जनरल में जो है हमारे पास हर तरह का ट्रीटमेंट होता है, हर डिजीज के बारे में जो है वो ट्रीटमेंट होता है। और जो हमारे पास स्पेशल केयर फैसिलिटीज होती हैं उसमें स्पेशलाइज्ड केयर दी जाती है, जैसे कि हमारे पास पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर हमारे पास साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, तो इसमें स्पेशलिटी की बेस पे जो है वो ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये आपने दो याद करनी है इसकी क्लासिफिकेशन, जनरल और स्पेशल केयर फैसिलिटीज, ठीक है। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं उसको डिवाइड किया गया है टीचिंग हॉस्पिटल में और नॉन टीचिंग हॉस्पिटल में। ये भी आपने पढ़ा होगा, जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं वो ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई नर्सिंग कॉलेज या कोई मेडिकल डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, और वहाँ पे रेजिडेंशियल का भी प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट होता है 24 आवर्स के लिए। तो इसमें आपने डिफरेंस याद रखना है टीचिंग में और नॉन टीचिंग में क्या डिफरेंस है, कि एकेडमिक या फिर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे रिसर्चेज वगैरह होती हैं। टीचिंग में होता है ये डिपार्टमेंट, ठीक है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के साथ। लेकिन इसमें क्या है, नॉन टीचिंग में जस्ट हॉस्पिटल होता है और साथ में कोई भी ऐसा कोई अलाइड हेल्थ या नर्सिंग या कोई भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट नहीं होता जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये आपने जस्ट डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सेटिंग है वो है होम हेल्थ केयर। होम मतलब कि आपको नाम से शो हो रहा है कि ऐसी हेल्थ केयर जो कि हम उसको पेशेंट को एट होम प्रोवाइड करते हैं। जो भी इसमें हमारी सर्विसेज आती हैं, नर्सिंग केयर आती है, वो सारी हम उसको एट होम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो भी प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग केयर, उसमें फिजिकल थेरापिस्ट भी हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट भी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट होते हैं जो कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो भी पेशेंट का जो भी कंडीशन होगी उसकी डिजीज से रिलेटेड उसको प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है उसके होम पे, ठीक है। होम केयर एजेंसीज जो है उसको होम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट पे है लॉन्ग टर्म केयर, मतलब कि इसमें जो भी हमारे पास कोई क्रोनिक डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए जो लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड की जाती है ना, इसमें मोस्टली पेशेंट्स आते हैं रिहैबिलिटेटिव पेशेंट्स, ठीक है, जिनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। ये भी आपने इसकी टाइप्स पढ़ी होंगी, डिफरेंट टाइप्स की होती है रिहैबिलिटेशन, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो उसकी कंडीशन की बेस पे जो भी इसकी रिहैबिलिटेशन होगी उसमें वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं लॉन्ग टर्म केयर में, ठीक है। तो ये हमारे पास चार इसकी बेसिक टाइप्स थी हेल्थ केयर सेटिंग्स की, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओनरशिप। ये आपने जस्ट इसकी टाइप्स करनी है, ओनरशिप की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो अगर हम देखें तो इसकी बेसिक हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक होती है ओनरशिप प्राइवेट, ठीक है, एक होती है गवर्नमेंट।
ये हम यहाँ से देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। दो टाइप्स की ओनरशिप है, एक होती है प्राइवेट और एक होती है गवर्नमेंट। आगे इनकी फर्दर सब टाइप्स हैं, ये भी आपने लिस्ट करनी है। एक होती है जो प्राइवेट है, इसके आगे फर्दर दो हैं, वॉलंटरी और इन्वेस्टर ओन्ड। ठीक है। जो प्राइवेट है वो आपको पता है कि नॉन गवर्नमेंट होती है, तो ये इसका जो मेजर जो है फोकस वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट लेना होता है इन्होंने पब्लिक से। तो इसमें हमारे पास आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, वॉलंटरी है और इन्वेस्टर ओन्ड है। जो वॉलंटरी है वो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, और वो जो इन्वेस्टर ओन्ड है वो फॉर प्रॉफिट होती है। ये जस्ट आपने इतना रीडिंग करनी है, इसकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो गवर्नमेंट ओनरशिप है उसके आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं, जो कि नॉन प्रॉफिट होती है। इसमें फेडरल है, स्टेट लेवल पे होती है, लोकल लेवल पे होती है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद करना है कि प्राइवेट में और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। जो प्राइवेट है उसको कौन चला रहा होता है, ठीक है, इसमें कोई भी कॉर्पोरेशंस होती हैं जो उसके जिसको ओन कर रही होती हैं। इसमें मोस्टली ट्रस्ट आ जाते हैं, कोई हॉस्पिटल्स, कोई क्लिनिक्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट जिसको ओन कर रही होती है। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे हो सकती है, फेडरल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इनका मेन फोकस होता है कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। जबकि इनका जो मेन फोकस है वो क्या है कि इन्होंने प्रॉफिट लेना होता है। ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए जो है वो ये आगे जो है रन कर रही होती हैं ये डिपार्टमेंट्स वगैरह। तो आपने इनकी टाइप्स याद करनी है। वो लंट्री इन्वेस्टर ओन्ड इसकी हैं टाइप्स प्राइवेट की, और आगे जो गवर्नमेंट की हैं वो डिफरेंट लेवल पे होती हैं, फेडरल पे, स्टेट पे और लोकल पे। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो हमने टेबल में पढ़ा है, टाइप्स। आगे हमारे पास आता है हेल्थ केयर नेटवर्क्स। हेल्थ केयर नेटवर्क जो है, इसमें क्या है कि हमारे पास डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट्स के, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो मिलके काम कर रहे होते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या होते हैं, ठीक है, एक तो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है, लैब डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर अगर साथ है उसका। तो ये सारे जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोलेबोरेशन के साथ वर्क कर रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं हेल्थ केयर नेटवर्क। ठीक है, इसके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं पेशेंट को, कि एक ही जगह से, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से उसको प्रॉपर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं हर तरह की। ठीक है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज होगी, उसके बाद नर्सिंग केयर होगी, मेडिकल केयर होगी। ठीक है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन वगैरह है। तो एक ही डिपार्टमेंट पे उनको सारी सर्विसेज जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, अ कंटिन्यूम ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड होता है उनको। उनकी जो है, एक तो उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ठीक है, उनके इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आते, उसके अलावा उनको पूरा प्रॉपर केयर मिल रही होती है, कंटिन्यूम ऑफ केयर। ठीक है, फिक्स्ड पेमेंट में। तो ये आपने जस्ट याद करना है इसकी डेफिनेशन और इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं नेटवर्क की, हेल्थ केयर नेटवर्क सिस्टम की। ठीक है, ये आपने तीन याद करनी है। उसके बाद हमारे पास आगे जो हम देखें तो हमारे पास क्या टॉपिक है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स कौन कौन से होते हैं। इसमें ना आपने दो टाइप्स याद करनी है, दो तरह के होते हैं रिलेशनशिप्स, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है और क्या डेफिनेशन है इसकी, और वर्टिकल इंटीग्रेशन की क्या डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, अरेंजमेंट्स बिटवीन और अमंग ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड द सेम और सिमिलर सर्विसेज। मतलब कि हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसी डिपार्टमेंट्स जो कि हमें एक ही तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, जब उनके दरमियान में कोई लिंक होता है, कोई उसमें क्या कहते हैं कि आप कह लो कि कोई रिलेशनशिप होता है, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक हॉस्पिटल है ए, फिर एक है बी, एक है सी। ठीक है, अब इनका सबका जो है ना वो फंक्शन एक ही है, इन सब ने एक ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको मर्ज कर दें, ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल दो हैं। ठीक है, इनका काम भी क्या है कि इसने नर्सिंग केयर देनी है, मेडिकल केयर देनी है पेशेंट्स को। ठीक है, इसका काम भी क्या है कि इसने पेशेंट्स को केयर देनी है। तो इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, दोनों का जो है ना वो जो लिंक उसके दरमियान में बना दें, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, उनके दरमियान में जो लिंक होता है, जो इंटीग्रेशन होती है, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चाहे वो जितने मर्जी हॉस्पिटल हों जो कि सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एक होती है वर्टिकल वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या है डिफरेंस है कि हमारे पास जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं ना, उनकी सर्विसेज सेम नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंजमेंट बिटवीन और अमंग डिसिमिलर बट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि वो रिलेट तो कर ही होती हैं आपस में, लेकिन उनकी जो सर्विसेज हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि अब हमारे पास एक हॉस्पिटल है,
ठीक है। उसके अलावा साथ में हमारे पास क्या है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डायग्नोस्टिक सेंटर है। और यहाँ पे हमारे पास लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। तो सबकी क्या 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 है, सर्विसेज अलग अलग हैं। मतलब कि जो हॉस्पिटल है वो क्या कर रहा है, वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जो डायग्नोस्टिक है वो टेस्ट वगैरह कर रहा है। ठीक है। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास ये क्या है, ये ये चारों लिंक हैं, आपस में लिंक हैं, लेकिन इनकी सर्विसेज जो है वो क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है, डिसिमिलर सर्विसेज हैं। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एक्यूट केयर हॉस्पिटल है। ठीक है। उसमें बेसिक जो है शॉर्ट टर्म केयर प्रोवाइड की जाती है, एक्यूट केयर प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी है, उसमें रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद होम हेल्थ केयर है, इसमें होम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा एम्बुलेटरी केयर क्लिनिक है। तो ये सारी आपस में लिंक तो हैं, लेकिन इनकी जो सर्विसेज हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स की हैं, वो डिसिमिलर हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल दे देनी है साथ, जैसे कि फार्मेसी है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग फैसिलिटी है, ये सबकी अपनी अपनी जो है वो सर्विसेज होती हैं, डिफरेंट होती हैं, डिसिमिलर होती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर देते हैं डिफरेंट सर्विसेज में, डिफरेंट एरियाज में। ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कंसेंट्रिक और एक होती है कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, कंसेंट्रिक क्या होती है, ऐसी स्ट्रक्चर है ये ऐसी, इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि आगे जो उसकी सर्विसेज है ना वो एक्सपेंड हो जाती हैं। मतलब कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास एक ही हॉस्पिटल है, इसको हमने आगे एक्सपेंड कर दिया। ठीक है। अब एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि हमारे पास एक हॉस्पिटल है, उसने क्या किया है, अपने साथ एक बना दिया है डे केयर सेंटर। ठीक है। या एक फार्मेसी बना दी है, कोई भी चीज वो बना सकता है। उसने क्या किया है कि अपने ही डिपार्टमेंट को एक्सपेंड करके उसको प्रोवाइड कर दिया है, ब्रॉड कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है, ताकि जो सर्विसेज है वो इंक्रीज कर सके, इन्हांस हो सके। ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीमेंट्स इट्स एग्जिस्टिंग सर्विसेज बाय एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट्स और ब्रॉडनिंग द टाइप ऑफ सर्विसेज। ठीक है। या तो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं या उसको ब्रॉड कर रहे हैं सर्विसेज को। तो इस तरह की हम टाइप को हम कहते हैं कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल वही दी हुई है कि एक हॉस्पिटल जो है वो क्या करता है, साथ ही अपने एक ओपन करता है डे केयर सेंटर, जो भी सिक पेशेंट्स होते हैं, जो भी डिलेड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी केयर के लिए। तो ये हमारे पास किस तरह की है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है, जिसमें एक ही डिपार्टमेंट जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करता है, अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करता है पेशेंट की केयर के लिए। ठीक है। क्वालिटी केयर को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि एक कॉलेज है, वो क्या करता है कि वहाँ पहले बीएसएन हो रहा होता है। ठीक है। लेकिन वो साथ में एक और प्रोग्राम शुरू करता है, एमएसएन का प्रोग्राम। ठीक है। होता वो इसी डिपार्टमेंट में ही है। तो इस तरह की टाइप को हम कहते हैं कंसेंट्रिक, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने डिपार्टमेंट को एक्सपेंड कर देती है, या फिर वहाँ पे जो सर्विसेज होती हैं उनको एक्सपेंड कर देती है, ब्रॉड कर देती है। इसको आप दो तरह से ले सकते हैं, हॉस्पिटल साइड से भी, ठीक है, और इसको कॉलेज वाली साइड से भी। ठीक है। दोनों आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड टाइप है ना वो क्या है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें एक्सपैंड तो करते हैं, डिफरेंट हमारे पास एरिया बन जाता है, डिफरेंट अरीना बन जाता है, लेकिन वो जो इसकी ओरिजिनल साइट होती है ना, जैसे कि एक हॉस्पिटल है, इससे हट के एक और जो है वो हम बना देते हैं, एक एरिया एक्सपेंड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट। जैसे कि अब हमारे पास एक ये क्या है, एक हॉस्पिटल है। ठीक है। इसने क्या किया है, इसने एक कंपनी के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लिया है, या एक कंपनी जो है वो डेवलप की है, जो कि हमें जो इक्विपमेंट्स हैं जो भी हमने यूज करने हैं हॉस्पिटल में वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है। वो प्रोड्यूस कर सके। तो ये क्या है कि एक अलग से सेपरेट से जो है वो स्टैब्लिश हुई है एक कंपनी। ठीक है। या एक एरिया डिफरेंट से स्टैब्लिश हुआ जो कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह की टाइप को हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि हमारा जो एक्सपेंड तो हुआ है, मतलब कि एक न्यू एरिया डेवलप हुआ है, न्यू जो है ना डिपार्टमेंट डेवलप हुआ है, लेकिन इनमें लिंक नहीं है। ठीक है। ये डिफर कर रहा है ओरिजिनल डिपार्टमेंट से, ओरिजिनल सर्विस से। इसकी सर्विस क्या थी कि ये केयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मेडिकल केयर सर्विस केयर, लेकिन इसकी सर्विस क्या है कि ये इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है हमें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल क्या दी हुई है, अ लॉन्ग टर्म care facility might develop a real estate or purchase a company that provides या that produces ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो मतलब ये दोनों डिफर कर रहे हैं ना, ये डिपार्टमेंट और है, ठीक है, और ये जो कंपनी है वो और है। ये और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और ये और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की जो सर्विसेज हैं वो डिफर करती हैं। तो इस तरह को हम कहते हैं, इस तरह के टाइप को हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है, एक्सपेंशन इनटू एरियाज दैट डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है।
तो ये हमारे पास दो टाइप्स थी इसकी, एक थी कंसेंट्रिक और एक हमारे पास है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। ये आपने मिक्स नहीं करनी, इनका अलग अलग कंसेप्ट है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जस्ट आपने रीड करना है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने ये इसमें ये लिखा हुआ है कि एक ऐसा ऐसी सिस्टम या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब इसके आगे तीन टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम HMOs भी कहते हैं। उसके बाद PPOs हैं, प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड हमारे पास इसकी टाइप है पॉइंट्स ऑफ सर्विस प्लान्स। इसको जस्ट आपने रीड करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये इजी है, जस्ट आपने रीडिंग करनी है तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, अकाउंटेबल केयर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपने रीडिंग करनी है कि ये किसने डेवलप किया था, ये पूरा जो कंसेप्ट था और कब हुआ था। और यहाँ से MCQ आ सकता है। इसके अलावा इसके डेफिनेशन में क्या करना है आपने, किसमें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को हम केयर देते हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपने दो बात याद रखनी है कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है जो कि स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और ये भी अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी अपने एक्शंस परफॉर्म करता है, जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके बारे में वो अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी उसने केयर प्रोवाइड की होती है पेशेंट्स को, ठीक है। ये आपने रीडिंग कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था इसके अंदर कंटेंट में भी, कि हमने डिफाइन करना है रीडिजाइनिंग को और रीस्ट्रक्चरिंग को, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करना है डिफाइन रीडिजाइन क्या होता है। रीडिजाइन का मतलब ये होता है कि हम स्मॉल लेवल पे चेंजेस लेके आ रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। रीडिजाइनिंग जो है वो री एलोकेट करते हैं या रीस्ट्रक्चर करते हैं, स्मॉल लेवल पे चेंजेस लेके आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब इसकी हम क्यों करते हैं, ताकि हम बेटर जो है उसको पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकें, सेफ फॉर्म में एफिशिएंट क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें पेशेंट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दी हुई है कि हम कोई भी ऐसा नया मॉडल अप्लाई करते हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, जैसे कि अब आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं हेल्थ के। इसमें एक हमारे पास मॉडल है पेशेंट सेंटर्ड केयर मॉडल, ठीक है, जिसमें हमारा जो मेन फोकस है ना वो पेशेंट होता है। पेशेंट के बारे में हमने सारा जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, पेशेंट के ऊपर फोकस करना होता है, उसके ट्रीटमेंट में, उसके डायग्नोस्टिक प्लान पे, उसके इंटरवेंशन पे। तो ये हमारे पास एक मॉडल है कि अब यहाँ पे एग्जांपल ये दी हुई है कि हमने ये वाला मॉडल यूज करना है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। मतलब हमने स्मॉल लेवल पे एक पॉलिसी चेंज की है, एक न्यू स्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो कि हमारे पास क्या है, पेशेंट सेंटर्ड केयर मॉडल, इसको हमने अडॉप्ट किया। ये आपने एग्जांपल करनी है और डेफिनेशन करनी है। उसके अलावा हमारे पास जो है ना रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि हम एक ब्रॉडर लेवल पे, एक लार्ज लेवल पे चेंज लेके आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो यहाँ पे दो इसकी आपको समझ आ जाएंगी। एक एग्जांपल क्या है कि हमने क्या किया, एक हॉस्पिटल है, वहां पे हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स हैं। एक हमारे पास क्या है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, ठीक है। और एक क्या है, ट्रोमा डिपार्टमेंट है, ठीक है। इमरजेंसी और ट्रोमा डिपार्टमेंट हमने क्या किया कि दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। मतलब कि हमने उसके स्ट्रक्चर में चेंज इसको किया है कि जो हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट था और जो ट्रोमा डिपार्टमेंट था, पहले वो अलग अलग वर्क कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करके हमने दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर दिया। तो हमने क्या किया, इसमें रीस्ट्रक्चर किया। तो इस तरह की हम इसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, जो कि हम ब्रॉड लेवल पे कर रहे होते हैं, चेंज ला रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये इसकी हेडिंग है डिपार्टमेंटल रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, दो डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर देते हैं, जैसे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कर दिया या और साथ में ट्रोमा को कर दिया। इस तरह हम किसी और भी दो डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम ब्रॉड लेवल पे चेंज लेके आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एक मॉडल है जिसमें जो नर्सिंग के स्टाफिंग के आवर्स होते हैं ना, वो 12 आवर की शिफ्ट होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक मॉडल है। और एक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि नर्सिस की जो शिफ्ट होती है वो 8 आवर्स की होती है। तो हमने क्या किया कि पेशेंट की जो शिफ्ट है वो एक हॉस्पिटल में चल रही थी 12 आवर्स की, ठीक है। 12 आवर्स से हमने क्या किया, उनकी शिफ्ट को चेंज कर दिया 8 आवर्स में, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया ना, कि पहले ये मॉडल यूज हो रहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी हॉस्पिटल में 12 आवर शिफ्ट वाला। तो हमने क्या किया, इसमें चेंज ला के एक ब्रॉडर लेवल पे चेंज आया ना, क्योंकि हमने पूरे हॉस्पिटल का जो शिफ्ट का स्केड्यूल था वो चेंज किया है। तो ये ब्रॉड लेवल पे चेंज है, ठीक है। तो हमने 12 आवर्स की शिफ्ट को चेंज कर दिया है 8 आवर्स में, ठीक है। तो ये चेंज जो आया है ब्रॉड लेवल पे, इसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ताकि हम वर्क लाइफ बैलेंस को इंप्रूव कर सकें, ठीक है। उसका जो नर्स का वर्कलोड है वो कम हो जाए, बर्नआउट कम हो, तो इसलिए हमने क्या किया, 12 आवर्स को 8 आवर्स की शिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि हमने एक न्यू मॉडल अडॉप्ट किया, न्यू मॉडल जो है वो लेके आए हैं एक हॉस्पिटल के अंदर,
तो ये हमारे पास रोड लेवल पे चेंज था, इसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि रीडिजाइनिंग जो है वो स्मॉल लेवल पे होती है, जो भी चेंज लेके आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में। और जो हमारे पास रीस्ट्रक्चरिंग होती है वो हमारे पास बिग चेंज होता है, या फिर लार्ज लेवल पे या लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है, ब्रॉडर चेंज होता है। आपने इसकी भी एग्जांपल करनी है, पेशेंट सेंटर्ड केयर मॉडल जो जो कि हमने अडॉप्ट किया किसी भी हॉस्पिटल में। ठीक है, और जो हमारे पास इसमें एग्जांपल आपने करनी है कि दो डिपार्टमेंट्स को हमने मर्ज कर दिया, या फिर हमने शिफ्टिंग और उसका जो मॉडल था वो चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास था रिस्ट्रक्चरिंग और रीडिजाइनिंग। लास्ट वाला टॉपिक हमारा रहता है, इसको भी हम आज कवर कर लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट होता है ना, वो क्या होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, ये जस्ट हमने रीड करना है यहाँ से। तो इन्वायरमेंट आपको पता है, जो भी सराउंडिंग होती है, ठीक है, एक पर्सन की। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं, वर्क सेटिंग में जो भी इसका इन्वायरमेंट होता है, जो भी इसकी सराउंडिंग्स होती है, वो उसका ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, जो भी इसकी कंडीशंस होती हैं जो कि उसकी पर्पस पे, उसकी गोल्स पे अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करने में जो इसका इन्वायरमेंट है वो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है कि कैसा इन्वायरमेंट है। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे एक और एससीक्यू आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, के जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिस है, इसने कौन सी करेक्टरिस्टिक्स दी थी हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट की। ठीक है, कि एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट है उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये किसने दी थी, कब दी थी, 2005 में दी थी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिस ने। ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। अब हमारे पास ये 6 करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, ये हमने जस्ट इनलिस्ट करना है। सबसे पहले क्या है कि स्किल्ड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कि जो भी वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके दरमियान में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और जो आगे पेशेंट के साथ उनकी कम्युनिकेशन है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रू कोलेबोरेशन होनी चाहिए। ये वही बात है कि हमने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की आपस में, या डॉक्टर्स की स्टाफ के साथ, स्टाफ की डॉक्टर के साथ, या अदर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जो कोलेबोरेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि फास्ट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर स्टाफिंग होनी चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर जो स्टाफिंग आवर्स हैं वो भी प्रॉपर हो, और जो स्टाफ स्केड्यूल है वो भी प्रॉपर हो, अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, मीनिंगफुल रिकॉग्निशन हमें देनी चाहिए, मतलब कि जो भी स्टाफ है ना वहाँ वहाँ का, उनको हमने प्रॉपर फीडबैक देना है। अगर वो अच्छा काम करें हैं तो उनको अप्रिशिएट करना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, ताकि वो मोटिवेट हों, अपना जो है वो फर्दर अपने वर्क को इंप्रूव कर सके, इन्हांस कर सकें। ठीक है, तो उनको प्रॉपर जो है वो फीडबैक मिलना चाहिए, प्रॉपर रिवॉर्ड मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, ऑथेंटिक लीडरशिप होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ का जो मैनेजर है या वहाँ के जो लीडर है, उनको प्रॉपर जो है उनके पास स्किल्स होनी चाहिए कि वो प्रॉपर मैनेज कर सके वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट की होती हैं। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे था कल्चर क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। कल्चर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो वैल्यूज होती हैं, अपनी अजम्पशंस होती हैं, ठीक है, उनके मेंबर्स की, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ये हमारे पास आज हमने चैप्टर अपना फर्स्ट कवर कर लिया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आए हुए हैं पेपर में, यूएचएस में, तो ये मैंने ऊपर मार्क भी किया हुआ है। सबसे पहले क्या है कि आपने जो ये बतानी है करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट की, या आपने निमोनिक लिख लेना ऊपर स्टीम ए। ठीक है, स्टीम ए से आपने ये सबको याद करना है, इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को, ये इंपॉर्टेंट आपने अच्छे से करना है। ठीक है, उसके अलावा जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है, रीडिजाइनिंग क्या होता है और रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। ठीक है, ये भी आपने रीडिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स की। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारे पास है ना टाइप्स ओनरशिप की, ये आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ, टेबल्स, चार्ट्स, ये सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने अच्छे से करना है। ठीक है, उसके अलावा ये जो हेल्थ केयर सेटिंग की टाइप्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, प्राइमरी केयर क्या होता है, इसको आप डिफाइन करें, इसके आप एग्जाम्पल दें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि कोई भी टाइप पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, उसके क्या डेफिनेशन है, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या वीकनेसेस हैं। ठीक है, और क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो आपने ये अच्छे से करना है टॉपिक। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो शेयर्ड गवर्नेंस है, इसका आपको कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे हम यूज करेंगे, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपका टॉपिक आएगा, तो आप यहाँ से इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने फर्स्ट चैप्टर जो था कंटेंट के अकॉर्डिंग ये हमने कवर कर लिया। बाकी इसमें जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपकी बुक पे नहीं है, वो मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी, वो आपने रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। ये आपने पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है।
उसके बाद हमारा चैप्टर जब कंप्लीट हो गया तो अब हम इसका टेस्ट भी मैं आपसे लूंगी, तो मैं आपको वो उसका स्केड्यूल सेंड कर दूंगी टेस्ट का, इसका क्या फॉर्मेट होगा, क्या स्केड्यूल होगा। ठीक है, तो आपने इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करके टेस्ट भी देना है। ओके, अल्लाह हाफिज।